हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्रोनॉमी से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस को, जो कि यार हम एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट यूजफुल रहने वाला है। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का नया सीख लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि विश्व में निम्नलिखित फसलों में से किस फसल का कृषिगत क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ठीक है, ये जो आपका मॉक टेस्ट लगा था सेकंड, उसके आंसर की भी है और इसके साथ साथ यहाँ जो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको यहाँ पर लिया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि विश्व में निम्नलिखित फसलों में से किस फसल का कृषिगत क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है। तो किसका होता है? यहाँ गेहूँ का होता है। कई स्टूडेंट ने धान बताया, तो यार हाँ धान गलत है यार। हाँ अगर आपसे पूछ लिया जाता है कृषिगत क्षेत्रफल सबसे अधिक किसका है, तो होता है गेहूं का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चावल उगाने के अपरंपरागत क्षेत्र, ठीक है, यानी नॉन ट्रेडिशनल जो एरिया थे उनको आपको बताना था। तो यहाँ अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि चावल उगाने के अपरंपरागत क्षेत्र कौन से होते हैं, तो ये होते हैं पंजाब और हरियाणा होते हैं। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल एरिया कौन कौन से होते हैं? पंजाब और हरियाणा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदीप्ति कालिता के अनुसार धान का पौधा है। प्रदीप्ति मतलब यार इसका मतलब होता क्या है, इसका इंग्लिश वर्ड आप जरूर याद रखें। ठीक है, जो प्रदीप्ति कालिता होती है तो इसका जो इंग्लिश वर्ड होता है ये क्या होता है? फोटो पीरियोडिज्म होता है। क्या होता है? फोटो पीरियोडिज्म होता है। और इस फोटो पीरियोडिज्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि धान का जो होता है ये लॉन्ग डे होता है, शॉर्ट डे होता है या फिर डे न्यूट्रल प्लांट होता है। तो आपको पता होगा यार अगर आप धान का पौधा अर्थात राइस और गेहूँ, ठीक है, इन दोनों को आपको याद रखना है कि राइस और गेहूँ ये दोनों ही क्या होते हैं? शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये क्वेश्चन यार हाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि धान के ग्रासी स्टंट रोग का वाहक कौन सा होता है। तो यहाँ अगर आपसे पूछ लिया वाहक अर्थात इसे वेक्टर बोला जाता है। ठीक है, वेक्टर का मतलब होता है इसको फैलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, वाहक या फिर वेक्टर क्या होता है? जो कि यहाँ रोग को या फिर कोई सा मान लीजिए वायरस हुआ, कोई सा बैक्टीरिया हुआ, इनके स्पोर्ट्स को फैलाने का कार्य जिसके द्वारा किया जाता है उन्हें बोला जाता है वाहक या फिर वेक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि धान के ग्रासी स्टंट रोग का वाहक कौन सा होता है। तो ये होता है ब्राउन प्लांट होपर होता है। अर्थात इस रोग को फैलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ब्राउन प्लांट होपर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय बोना गेहूँ है तो कौन सा होता है? ये होता है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारतीय बोना गेहूँ कौन सा होता है, तो ये होता है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम होता है। ओके, इसके साथ साथ एक और पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा हमेशा कि यार हाँ अगर आपसे पूछ लिया जाता है जो यार हाँ भारतीय बोना गेहूँ तो कौन सा होता है? ये होता है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम होता है। इसके साथ साथ अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैक्सिकन ड्वार्फ वीट किसे बोला जाता है, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट किसे बोला जाता है, अर्थात यार मैक्सिकन जो बोना गेहूँ है ये कौन सा होता है? तो ये होता है यहाँ ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। ठीक है यार हाँ अगर आपसे पूछ लिया है मैक्सिकन ड्वार्फ वीट के बारे में, तो मैक्सिकन ड्वार्फ वीट तो कौन सा होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है भारतीय बोना गेहूँ कौन सा होता है, तो ये होता है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि मैक्सिकन बोना गेहूँ भारत में लाया गया था, अर्थात किसके द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा लाया गया था। ठीक है, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट जिसका हमने अभी बताया ट्रिटिकम एस्टिवम, तो इसको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में? किसके द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था? ये किया गया था डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा किया गया था। ओके, और अगर बात करिए कहाँ से किया गया था, इसे किया गया था मैक्सिको से। कहाँ किया था? ठीक है, कहाँ से किया गया था? इसे किया गया था मैक्सिको, इसलिए यहाँ इसका नाम क्या है? मैक्सिकन ड्वार्फ वीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नॉर्मली बोरलॉग ही होता है यार। एम एस स्वामीनाथन आपने आंसर दिया था वो गलत है। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन ने नहीं किया था। लेकिन अगर बात की जाए यार हाँ कि मैक्सिकन ड्वार्फ वीट, तो मैक्सिकन ड्वार्फ वीट का इंट्रोड्यूस यार हाँ डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, कन्फर्म है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है अमोनिकल उर्वरकों को किस जोन में दिया जाता है। तो अमोनिकल उर्वरकों को किस जोन में दिया जाता है? ठीक है, दो जोन होते हैं। सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं जोन के बारे में। तो यहाँ जो सोइल सरफेस होती है इसमें मुख्यतः दो जोन होते हैं। एक होता है ऑक्सीडाइज होता है, एक होता है रेड्यूस्ड होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज होता है एक, तो एक होता है रेड्यूस्ड। तो ऊपरी जो लेयर होती है अर्थात यहाँ जो ऊपरी हिस्सा है जो लेयर या फिर जो जोन ये होता है ऑक्सीडाइज। और अगर बात करते हैं ये कितनी मोटाई होती है ऑक्सीडाइज जोन की, तो ये होती है यहाँ 1 से 10 mm होती है, अर्थात मिलीमीटर होती है। ठीक है, मिलीमीटर नहीं सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 1 से 10 सेंटीमीटर में आ सकते हो। तो इसके साथ साथ इसकी यानी ऑक्सीडाइज जोन होता है, तो इसके जस्ट नीचे क्या होता है? रेड्यूस्ड जोन होता है। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है यहाँ कि ऑक्सीकारक जोन, और ये रेड्यूस्ड का मतलब होता है अपचयी क्षेत्र।
ठीक है, ऑक्सीकारक क्षेत्र और अपचयी क्षेत्र। तो अपचयी क्षेत्र क्या होता है, नीचे की परत होती है और इस रिड्यूस्ड जोन में ही याद रखना अमोनिया, जो यहाँ अमोनिया जो फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है, जिसका मुख्यतः प्रयोग किस में किया जाता है, ये किया जाता है धान में, तो इसको किस जोन में दिया जाता है, इसको दिया जाता है यहाँ रिड्यूस्ड जोन में दिया जाता है, अर्थात यहाँ अपचयित क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम पूछा गया है, इसलिए यहाँ अगर आपसे लिया जाता है अमोनिया, ठीक है, अमोनिकल जो फर्टिलाइजर दिए जाते हैं ये किस जोन में दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं रिड्यूस्ड जोन में। और इसके साथ साथ अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो नाइट्रेट दिया जाता है, जो नाइट्रेट उर्वरक दिए जाते हैं, तो नाइट्रेट उर्वरक किस जोन में दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं ऑक्सीडाइड जोन में दिए जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अगर आपसे अमोनिकल के बारे में पूछता है तो अमोनिकल जो उर्वरक दिए जाते हैं ये दिए जाते हैं अपचयी क्षेत्र या फिर रिड्यूस्ड जोन में। और अगर बात करते हैं नाइट्रेट जो फर्टिलाइजर होते हैं, नाइट्रेट जो उर्वरक होते हैं, इनको किस जोन में दिया जाता है, तो इन्हें दिए जाते हैं ऑक्सीडाइड जोन में दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है फेलेरिस माइनर के 1000 दानों का वजन कितना होता है, अर्थात यहाँ 1000 दानों का वजन कितना होता है, यहाँ टेस्ट वेट होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1000 दानों का वजन क्या होता है, तो ये होता है यहाँ टेस्ट वेट होता है। क्या होता है, टेस्ट वेट होता है। इसका साथ साथ यहाँ अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीड इंडेक्स, तो सीड इंडेक्स कितने वजन होता है, यहाँ ये होता है 100 सीड का वजन होता है। ठीक है, 100 सीड का वजन तो क्या कहलाता है, सीड इंडेक्स कहलाता है, और 1000 दानों का वजन क्या कहलाता है, टेस्ट वेट कहलाता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए। इसके साथ साथ आप क्वेश्चन पर आइए, तो क्वेश्चन में आप पूछ रहे हैं फेलेरिस माइनर के 1000 दानों का वजन कितना होता है, अर्थात यहाँ जो फेलेरिस माइनर, तो फेलेरिस माइनर क्या होता है, सबसे पहले ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है, जो गेहूं सा होता है, ठीक है, जो गेहूं सा होता है, तो उसी का नाम क्या होता है, फेलेरिस माइनर होता है। और फेलेरिस माइनर तो इसके 1000 दानों का वेट, अर्थात यहाँ टेस्ट वेट क्या होता है, तो इसका टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम। कितना होता है, 2 ग्राम होता है। इसके साथ साथ आपको एक और पॉइंट याद रखना कि गेहूँ का, अगर आपसे पूछ लिया जाता है गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है, तो गेहूं का तो यहाँ 40 ग्राम होता है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है गेहूं सा का, तो गेहूं सा का कितना होता है, 2 ग्राम होता है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना, गेहूं का होता है 40 ग्राम और गेहूं सा का होता है 2 ग्राम। ठीक है, दोनों याद हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी बनता है कि अड़साली गन्ने की बुआई कब की जाती है, अड़साली गन्ने की कब बुआई की जाती है, तो इसका जो ईयर टाइम होता है, इसकी जो सोविंग टाइम होता है, ये किया जाता है यहाँ जुलाई से अगस्त के मध्य किया जाता है। कब की जाती है, इसकी सोविंग अड़साली गन्ने की ये की जाती है जुलाई से अगस्त के मध्य। इसके साथ साथ एक और पॉइंट याद रखना कि अगर आप सोच ले अड़साली गन्ने, तो यहाँ अड़साली गन्ना की सोविंग तो की जाती है जुलाई से अगस्त के मध्य, लेकिन इसके लाइफ साइकिल कितनी है, अर्थात यहाँ ये कितने समय तक पक जाता है, तो ये यहाँ इसकी डायरेक्ट आपको याद है, इसकी जो लाइफ साइकिल है, अड़साली गन्ने की जो लाइफ साइकिल है, अर्थात ये कितने मंथ तक ग्रो करता है, तो ये होता है 18 मंथ। ठीक है, डायरेक्ट याद है 18 मंथ का होता है। अड़साली गन्ने की अवधि क्या होती है, इसकी होती है 18 मंथ या 18 माह होती है, जिसकी बुआई की जाती है जुलाई से अगस्त के मध्य। ठीक है, यहाँ पर उन सभी पॉइंटों को मैं बता रहा हूँ जो कि यहाँ एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ हर एक पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। इसके साथ साथ आप कॉपी लेकर नोट भी इनको कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको यहाँ पर मैं क्लियर करा रहा हूँ, इसलिए आप इन्हें नोट भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है गन्ने की उत्पादकता सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है, तो ये होती है यहाँ तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है प्रोडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया प्रोडक्टिविटी के बारे में, तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादकता होती है ये तो कहाँ पर होती है, तमिलनाडु में होता है। लेकिन अगर बात की उत्पादन, तो इसका उत्पादन लिया जाता है यहाँ, ये लिया जाता है उत्तर प्रदेश में लिया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ गन्ने की सबसे ज़्यादा उत्पादकता तो कहाँ पर होती है, तमिलनाडु में होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है उत्पादन, तो उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर लिया जाता है, उत्तर प्रदेश में लिया जाता है। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे कि गन्ने की फसल में कौन कौन से शाकनाशी काम में लेते हैं, तो ये लिए जाते हैं सिमेजिन, एट्राजिन और एलाक्लोर। ठीक है, यानी सभी को काम लिया जाता है। गन्ने की फसल में कौन कौन से शाकनाशी काम लिया जाता है, ये लिए जाते हैं सिमेजिन, एट्राजिन और एलाक्लोर को लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे पूछ रहा है गन्ने में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए, अर्थात यहाँ शुगर के स्थानांतरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो ये होता है पोटेशियम होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है गन्ने में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो ये होता है पोटेशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे गन्ने की वृद्धि की कौन सी अवस्था सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है, तो याद रखना ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गन्ने की कौन सी अवस्था यहाँ सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है, तो ये होती है फॉर्मेटिव स्टेज होती है। ठीक है, इसको मैंने कई बार बताया आपको कि यहाँ अगर आपसे पूछ लिया जाता है गन्ने की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, तो ये होती है फॉर्मेटिव स्टेज होती है, अर्थात यहाँ ये होती है वृद्धि अवस्था। कौन सी होती है, वृद्धि अवस्था अर्थात फॉर्मेटिव स्टेज होती है। और अगर बात करते हैं ये कब आती है, तो यहाँ गन्ने की बुआई के 60 से 130 दिन बाद में आती है। कब आती है, 60 से 130 दिन बाद में आती है। ठीक है, याद रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाता है गन्ने की जो सबसे सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, ये होती है यहाँ वृद्धि अवस्था या फिर फॉर्मेटिव स्टेज होती है। और ये कितने दिन बाद में आती है यहाँ कि गन्ने की जो सोविंग की जाती है उसके 60 से 130 दिन बाद में ये स्टेज आती है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि माइको हर्बिसाइड है, तो जो ऑप्शंस थे उनके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा था? कोलेगो। कोलेगो क्या होता है? एक माइको हर्बिसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बीज उपचार के लिए निम्न रसायनों या फिर जैव उर्वरकों का चरण बताना है। अर्थात यानी यहाँ पर आपको स्टेज पूछी है कि सबसे पहले क्या करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं। तो इसकी स्टेज होती है यार, हाँ डायरेक्ट आप याद रखिए FIR। ठीक है, FIR से आप इजीली याद रख पाओगे इसे। तो FIR का मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ। फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। अर्थात यहाँ जो सीड ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, मान लीजिए कोई सी भी फसल है, जब उसका सीड ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसका जो मेथड अप्लाई करते हैं, सबसे पहले उसमें किया जाता है यहाँ फंजीसाइड में उसे डिप किया जाता है, उसके बाद में इंसेक्टिसाइड, उसके बाद में किया जाता है राइजोबियम। ठीक है, यानी सीड ट्रीटमेंट का जो क्रम होता है ये क्या होता है? FIR होता है। और FIR का जो फुल फॉर्म होती है, अर्थात FIR होता क्या है? ये होती है फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचे खरपतवार व संबंधित फसल का जोड़ा है, तो ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा था? यहाँ गलत आंसर कौन सा था? यहाँ पर आपको पूछा है गलत कौन सा है, तो कौन सा था आपका गलत? टाइफा गन्ना। ठीक है, टाइफा का संबंध गन्ने से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ अगर आपसे लिया है टेट्राजोलियम परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है या फिर किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है, यानी किस काम में लिया जाता है टेट्राजोलियम परीक्षण को? तो इसका प्रयोग किया जाता है यहाँ बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए, अर्थात यहाँ सीड की विएबिलिटी ज्ञात करने के लिए। किसके लिए किया जाता है टेट्राजोलियम टेस्ट? ये किया जाता है यहाँ सीड की विएबिलिटी ज्ञात करने के लिए। किसके लिए? विएबिलिटी ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जीवन क्षमता को ज्ञात करने के लिए टेट्राजोलियम परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1 हेक्टेयर के लिए वास्तविक आलू की बीज दर क्या होती है? यहाँ पर आपसे पूछा है वास्तविक आलू, मतलब यार यहाँ ट्रू पोटैटो होता है, तो ट्रू पोटैटो होता है तो इसकी सीड रेट क्या होती है? तो इसकी होती है यहाँ ये होती है 100 से 150 ग्राम होती है। कितनी होती है? 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे तिल की बीज दर क्या होती है? तो तिल की बीज दर कितनी होती है? 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी गया है कि आलू किसका रूपांतरण होता है? तो हमने कई बार आपको बताया है कि यार हाँ अगर आपसे पूछ लिया आलू, तो आलू क्या होता है? एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। आलू क्या होता है? एक मॉडिफाइड स्टेम होता है, अर्थात यार रूपांतरित तना होता है। क्या होता है? यार रूपांतरित तना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है कि असमतल व उबड़ खाबड़ भूमि सिंचाई कौन सी के लिए कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ होती है या फिर सबसे बेस्ट होती है? तो ये होती है स्प्रिंकलर मेथड। कौन सा होती है? स्प्रिंकलर मेथड होती है, फिर फव्वारा मेथड होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं उबड़ खाबड़, ठीक है, इस वर्ड को देखते ही समझ जाना कि अगर आपसे पूछा जाता है असमतल या उबड़ खाबड़ भूमि के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, तो ये होता है फव्वारा विधि होती है, अर्थात स्प्रिंकलर मेथड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चने का मुख्य हानिकारक कीट कौन सा होता है? तो ये होता है फली छेदक होता है, अर्थात पोड बोरर होता है। ठीक है, ये भी कई बार आपसे पूछा गया है, क्या होता है? पोड बोरर होता है, अर्थात फली छेदक होता है। चने का मुख्य हानिकारक कीट कौन सा होता है? पोड बोरर या फली छेदक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मूंगफली में तेल व प्रोटीन क्रमशः होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पहले तो आपको बताना है तेल, उसके बाद में आपको बतानी है प्रोटीन। तो यहाँ अगर आपसे पूछ लिया मूंगफली में तेल, तो तेल तो कितना होता है? 45% होता है। उसके बाद में आपको बतानी है प्रोटीन, अर्थात यहाँ अगर आपसे पूछ लिया है मूंगफली में प्रोटीन कितना होता है, तो प्रोटीन होती है 26% होती है। ठीक है, क्रमशः का मतलब यही होता है कि मूंगफली में पहले तो तेल बताइए, उसके बाद में प्रोटीन बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या माना जाएगा? हाँ, तेल तो होता है 45 और प्रोटीन होती है 26% होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है रेपसीड व मस्टर्ड का फल क्या कहलाता है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है रेपसीड व मस्टर्ड का फल क्या कहलाता है? ये कहलाता है सिलिक्वा कहलाता है। क्या कहलाता है? सिलिक्वा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किस प्रकार के उर्वरकों के लिए भारत पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर होता है? इस क्वेश्चन का मतलब ये पूछा जाता है यहाँ कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है रिसेंटली एग्जाम में कि यहाँ अगर आपसे बोल गया है कि ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसका निर्माण भारत में बिल्कुल भी नहीं होता है, जिसका निर्माण अर्थात जिसे बिल्कुल भी नहीं बनाया जाता है भारत में, पूर्ण रूप से आयात किया जाता है, यानी इंपोर्ट किया जाता है किसी अदर देश से, अदर कंट्री से, तो वो कौन सा होता है? ये होता है पोटासिक उर्वरक। इसलिए यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यही पूछा गया है कि किस प्रकार के उर्वरकों के लिए भारत पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर होता है, आयात पर निर्भर होता है। तो कौन से उर्वरक होते हैं? ये होते हैं पोटासिक उर्वरक के लिए। किसके लिए क्या होता है यार? हाँ, पोटासिक उर्वरकों के लिए 100% यार भारत क्या होता है? इंपोर्ट पर आधारित होता है, आयात पर निर्धारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सूरजमुखी का पौधा सूचक पौधा होता है, तो यहाँ सूरजमुखी का जो इंडिकेटर प्लांट होता है, सूचक पौधा होता क्या है? सबसे पहले इसे आप ध्यान रखिए यार। हाँ, अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाता है इंडिकेटर प्लांट का मतलब क्या होता है, इंडिकेटर प्लांट होता क्या है, तो इंडिकेटर प्लांट वो होता है यार हाँ कि
मान लीजिए यहाँ पर आपको बताया गया है सूरजमुखी किसका होता है, यहाँ बोरोन का इंडिकेटर प्लांट होता है, सूचक पौधा होता है। लेकिन ये सूचक पौधा होता क्या है इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो यार हाँ थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि मान लीजिए कोई सा पौधा है, ठीक है, मान लीजिए कोई सा भी पौधा है, तो इस पर यहाँ बोरोन की थोड़ी सी भी कमी हो गई, अगर मान लीजिए कुछ मात्रा में भी अगर बोरोन की कमी हो गई ना, तो तुरंत ये क्या करेगा, उसके लक्षण प्रकट कर देगा, उसके कैरेक्टर दर्शा देगा, ठीक है। इसी का मतलब होता है यहाँ सूचक पौधा। सूचक पौधा क्या करता है यार, मान लीजिए जिसका वो सूचक पौधा होता है, जैसे कि सूरजमुखी बोरोन का क्या होता है, इंडिकेटर प्लांट होता है, सूचक पौधा होता है। तो क्या करेगा यार, जो सूरजमुखी होगा ये बोरोन की थोड़ी सी भी कमी होने पर, बोरोन तत्व की थोड़ी सी भी कमी होने पर क्या करेगी, ये क्या करती है, अपने लक्षण प्रकट करने लग जाएगी। क्या करेगा यार रखा, ये लक्षण प्रकट करने लग जाएगा। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि इसमें बोरोन की कमी है, हमें बोरोन का छिड़काव करना चाहिए, फिर बोरोन का किसी भी प्रकार से इसमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इसका प्रयोग जैसे कि आप कैसे करते हैं इसका प्रयोग सूचक पौधे का, तो मान लीजिए कोई सा भी हमारा फील्ड है, ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई सा भी फील्ड है, उसके एक या दोनों तीनों साइड क्या कर देंगे, एक दो सूरजमुखी के पौधे लगा देंगे, जिससे यह हमें पता चल जाएगा अगर बाई चांस बोरोन की कमी आती है तो इससे हमें ये पता चल जाएगा, यानी फसल तो लक्षण प्रकट नहीं करेगी, लेकिन यार हाँ जो सूरजमुखी का पौधा है ये तुरंत अपने लक्षण प्रकट कर देगा, और जिससे हम समझ जाएंगे कि इसमें बोरोन की कमी है, हमें बोरोन का छिड़काव करना चाहिए, बोरोन का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अच्छी प्रकार से समझ गए इंडिकेटर प्लांट का मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कपास के बीजों से रुई हटाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, अर्थात किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, कपास से बीज से रुई हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा यार हाँ रुई हटा दी जाती है, ये की जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा की जाती है। और इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है H2SO4 होता है, ठीक है। क्या होता है इसका सिंबल सल्फ्यूरिक अम्ल का, ये होता है H2SO4, अर्थात यहाँ जो डिलिंटिंग की क्रिया, ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड क्या होता है इसको भी आप याद रखिए कि डिलिंटिंग की क्रिया, डिलिंटिंग का मतलब यही होता है यहाँ बीज से रुई को हटाना क्या कहलाता है, डिलिंटिंग कहलाता है। और इस डिलिंटिंग के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है H2SO4 अथवा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सभी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो है मक्का में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, तो मक्का में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था, ठीक है, अगर आपको याद रखना कि टेस्लिंग भी होती है और सिल्किंग भी होती है। पहले तो देख लीजिए कि मक्का की सिंचाई क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, ये होती है टेस्लिंग और सिल्किंग होती है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ यार हाँ, सबसे पहले अगर ये दोनों ऑप्शन में देखने को मिलते हैं तो दोनों राइट आंसर होंगे, लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं और इनमें से ऐसे भी नहीं बताया गया आपको कि इनमें से दोनों, अगर ये ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिल रहा तब आपका राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहला सर्वप्रथम अर्थात इन दोनों में से राइट आंसर कौन सा माना जाएगा, टेस्लिंग माना जाएगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि टेसल और सिल्क में जो पहले निकलता है वो कौन सा होता है, टेसल होता है। कौन सा निकलता है सबसे पहले, टेसल निकलता है। इसलिए हाँ कि अगर आपसे यही दोनों ही ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं और अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि मक्का की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ जो प्राथमिकता दोगे, आप जिस राइट आंसर को प्राथमिकता दोगे वो कौन सा होगा, यहाँ टेस्लिंग होगा। अगर आपको ये दोनों देखने को मिल रहा है दोनों राइट होंगे, लेकिन अगर आपको इनमें से दोनों में से एक को चूज करना है तो आप किसी को चूज करोगे, ये करोगे टेस्लिंग को करोगे। ओके, याद हुआ। और अगर आपको टेस्लिंग नहीं देखने को मिल रहा है ऑप्शन में, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, सिल्किंग होगा, ठीक है। सभी प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को क्लियर कर दिया है, इसलिए अब किसी प्रकार आपके कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचे RMO40 किस्म है, तो RMO40 किसकी होती है, ये होती है मोट की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किस तेल कली में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो किस में होती है यार, हाँ नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा ये होती है कुसुम की खली में होती है, और कितनी होती है, 7.9 होती है, ठीक है, 7.9% होती है। क्योंकि यार हाँ आपने मूंगफली भी राइट आंसर बताया था, तो मूंगफली नहीं होगा इसका राइट आंसर। अगर आपको देखने को मिल रहा है हाँ मूंगफली की खली और कुसुम की खली, तो यार कुसुम की खली में तो कितना होता है नाइट्रोजन की मात्रा, ये होती है 7.9%। और अगर बात करते हैं मूंगफली, तो मूंगफली में जो नाइट्रोजन की परसेंट होती है ये होती है 7.3 होती है। तो अब आप समझ ही सकते हो कि इनमें से दोनों से राइट आंसर कौन सा माना जाएगा। अगर दोनों आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो ये होती है कुसुम में होती है, मूंगफली में नहीं होती है। मूंगफली में कितनी होती है, 7.3 होती है, और कुसुम में कितनी होती है, 7.9% होती है, ठीक है। सभी पॉइंट क्लियर हुए। तो आज के लिए बस इतना है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दी अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।